जब पूरे का पूरा दिल्ली की सड़कें लहूलुहान थी, जब लाठियां जो हैं खून चाट रही थी नौजवानों का, तो एक फरियाद लेके एक वकील आपके पास गया। आपने कहा कि मेरा वक्त मत खराब करिए, नीरो को अभी बांसुरी बजाने दीजिए। दांत निपोड़ते हैं लोग, हमारा समय बर्बाद न करिए, अपना भी समय बर्बाद न करिए। प्रशांत भूषण जी वहां खड़े थे, योगेंद्र यादव जी क्या कह रहे हैं, कुछ तो सुनाई पड़ेगा या आप एकदम बहरे हो गए। न्यायपालिका अगर अंधी बहरी हो गई है तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं न्यायपालिका के सामने ये बताना चाहता हूँ, ये पूरा का पूरा लड़कों ने जिस बहादुरी का परिचय दिया है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर दी होती, जस्टिस एच.आर. खन्ना को एक जजमेंट के लिए याद किया जाता है एडीएम जबलपुर, जिसके बारे में लॉर्ड हेडिंग ने कहा कि भारत में इनकी मूर्तियां बननी चाहिए, इनकी न्यायपालिका के सामने इनकी मूर्ति लगनी चाहिए। आपकी मूर्ति कहाँ लगेगी, जरा से ये सोच लीजिए। आपका फोटो लगेगा तो कभी माला पहनाया जाएगा कि नहीं उस पर? आपके जन्म और मृत्यु दिवस का मनाया, आपको याद कैसे हम करेंगे? आप बादशाह हैं, आप कुर्सी पे बैठे हैं, और आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कुर्सी से उतर क्यों नहीं जा रहे? क्या आप जुडिशरी अडानी और अंबानी का चाकर बन गई है? क्या मजदूर जो है आत्महत्या? उन्होंने तो मुझसे बाकायदा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा था कि एक बार अडानी उनसे मिलने आए थे और जाते जाते कह गए कि मोदी से कोई काम होगा तो बताइएगा। यानी मेरे लायक सेवा जी, ऐसा लगता है कि उनकी जेब में है मोदी जी। बिल्कुल उनके जेब में है। हमारे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बैठे, आप क्या उन्होंने कहा तुम चीफ मिनिस्टर नहीं हो, जगदम्बिका पाल वाला, अगर आपको याद हो। वो ब्यूरोक्रेट्स उनको ऑर्डर दिखा रहे थे, कह रहे थे नहीं मैं हूँ चीफ मिनिस्टर, कह नहीं, अब हाई कोर्ट के जज ने कह दिया कि आप नहीं, आप उठिए उतारिए, उनको जबरन कुर्सी से उतारा गया। ये हाई कोर्ट की ताकत होती है। अभी आपकी स्क्रीन पर जो दो तस्वीरें दिख रही हैं, इन्हें जरा ध्यान से देख लीजिए। एक है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी और दूसरे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उपाध्याय जी। आज जो शर्मा जी नहीं कर सके, उपाध्याय जी ने कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जब उनके सामने देश के युवाओं का मामला गया, जब उनसे कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने बहुत बुरी तरह से देश के युवाओं को, बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को पीटा है, उन पर हमला किया है, बंदूकों से हमला किया है, तो कहते हैं कि मेरा टाइम खराब मत करो, मेरे पास समय नहीं है। कहा गया कि वीडियो देख लीजिए हुजूर, तो कहते हैं कि ना ना, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है वीडियो देखने में, और इसके बाद मामले को खत्म कर देते हैं, सुनते तक नहीं है। ये है भारत की न्यायपालिका के सर्वोच्च पदाधिकारी, ये उनका कर्म है। और दूसरी तरफ वही मामला जब आज दिल्ली हाई कोर्ट में गया, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया है कि आप तमाम सबूतों को, वीडियो को, फोटो को, जो भी है उसको सुरक्षित रखिए। केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा तारीख दे दी गई है और भी बहुत सारी बातें हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा मामला फंसा है हमारे चीफ जस्टिस माननीय और दुलारे प्यारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी का सरकार के सामने, कि सरकार के लोगों से ज्यादा सरकारी नजर आ रहे हैं। यानी सत्ता के लोग, भाजपा के लोग जितना अपना बचाव नहीं करते, उससे ज्यादा हुजूर बचाव कर रहे हैं। तो इस मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट श्री के राय जी हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट से। आप अधिवक्ता मंच नाम का एक जबरदस्त संगठन चलाते हैं। आपने हाल ही में चीफ जस्टिस सूर्यकांत को एक पत्र भी लिखा था। पत्र में क्या लिखा था उस पर भी बात करेंगे, और किस उम्मीद से लिखा था उस पर भी बात करेंगे, और अभी जस्टिस सूर्यकांत ने जो किया है उस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका लोकहित इंडिया पर। नमस्कार अम्बुज जी। पहला सवाल सर ये है कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत, ऐसा लगता है कि सरकार इनसे कथित रूप से झुकने के लिए कहती है, लेकिन हुजूर लौट गए हैं। इतना 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 बुरी तरह से क्यों लौट गए हैं? क्या फंस गया है इनका? देखिए, पूरी न्यायपालिका के सरकारीकरण होने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया इन्होंने। न्यायपालिका सरकार का मुंह ताकती है, ये तो सर्वथा हुआ है, लेकिन उसका मूल स्वर यह था कि सत्ता अगर कुछ भी अमानवीय कर रही है, कुछ गैर कानूनी कर रही है, तो न्यायपालिका अपने एक संवैधानिक दायित्व तो समझती थी कि उसमें हस्तक्षेप करे। जस्टिस सूर्यकांत जी का जो दौर आया, एक ऐसा जज जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का ही जज चिट्ठी लिख रहा, जस्टिस गोयल ने, इनको एलिवेट न किया जाए, सुप्रीम कोर्ट न बुलाया जाए, ये इनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा संदिग्ध है। इनके खिलाफ लैंड डिस्प्यूट है, जमीन कब्जा करने या जमीन का कुछ धंधा करने के आरोप है, जिसके प्रमाण है, इनके खिलाफ लिखित शिकायतें हैं।
और इनके बिल्कुल। और ये जज भी इनके ईमानदारी पर प्रश्न है और इनके खिलाफ कई चिट्ठियां ये मेरा खोजा हुआ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के एक जज के ही चिट्ठी का अंश है। जी। फिर भी ऐसे जज को आपने सुप्रीम कोर्ट लाया, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। आप देख रहे हैं इन्होंने किस तरह से सेवा किया है। एसआईआर को किस तरह से सरकार का जो सबसे खतरनाक था चुनाव आयोग के सामने हथियार, जिसने विपक्ष को बिल्कुल विभाजित कर दिया, विपक्ष को छिन्न भिन्न कर दिया। ये विपक्ष को छिन्न भिन्न किया है या जनता को किया है? और वही मैं आ रहा हूँ, और जनता का एक मौलिक अधिकार था कि हम अपने पसंद का सरकार चुनेंगे और हम जिसको वोट देंगे और जो बहुमत में आएगा उसी की सरकार बनेगी। तो इतने लाखों लोगों को वोट के अधिकार से वंचित किया। आज भी 27 लाख लोग पश्चिम बंगाल में उस प्रक्रिया के लिए लाइन में खड़े हुए जिसमें यह तय नहीं हो पा रहा है कि वोटर है कि नहीं है। और बंगाल में हार जीत के अंतर को लाखों में देखा जाए तो ये 27 लाख वोट बहुत निर्णायक साबित हो चुके। 76 ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी वेस्ट बंगाल में थी जिसमें जितने वोट काटे गए उससे बहुत कम, उससे आधे से कम अंतर में हार जीत हुआ। काटे गए ज्यादा लोग वही थे जो अल्पसंख्यक समुदाय में थे, दलित थे, विरोधी थे और टीएमसी के थे, सीपीएम के थे, कांग्रेस के थे, जिनको जानते थे कि हमारा वोटर नहीं है भाजपा समर्थित पूरी सिस्टम। ये अभी देखिए, अभी जो पूरा चंदा और चढ़ावा की चोरी हुई अयोध्या में, भगवान राम के मंदिर से करोड़ों रुपए की लूट हुई, वो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा पर कल उन्होंने क्या आदेश दिया, अब इसमें राजनीति न किया जाए। ये पूरा का पूरा ये लेकर बैठ गए हैं और किसी नतीजे पर पहुंचेंगे नहीं। न तो चंदा चोरों को ये पकड़ पाएंगे, न उनका नाम उजागर हो पाएगा। और यही हालत अब आप सोच लीजिए कि जहां पर पायलट्स गन जो कश्मीर में मिलिटेंट के नाम पर, जो नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंट के नाम पर इस्तेमाल किए जाते थे, जिससे आंखें चली जाती, जिससे परमानेंट आपको आपके चेहरे, आपके शरीर पर घाव हो सकता, पायलट्स गन यूज कर, करंट वाले डंडे यूज किए जा रहे हैं। सफेद पेशेवर गुंडों को हायर किया गया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि आरएसएस के लोग हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सब ट्रेंड गुंडे हैं जिनको हायर किया गया था। ज्यादातर लोगों को पुलिस के कर्मी थे, उनका कोई उनका नेम प्लेट उनके साथ नहीं लगा हुआ था। कानून को बताकर अमित शाह ने जिस तरह से, जैसे आपने सुना होगा कि 3 दिन तक पूरे दिल्ली में कत्लेआम होता रहा और तैमूर ने कहा कि जब तक मैं अपना तलवार अपने म्यान में वापस नहीं डालता हूं तब तक खूनो गारद चलता रहेगा। और उस समय पता नहीं कितने हजार लोगों की हत्या हुई थी। कुछ ऐसे ही जो हमारे माननीय गृहमंत्री। अभी जब आपने तैमूर का नाम लिया, उसके पहले जब आपने 3 दिन कहा तो मेरे दिमाग में तैमूर नहीं, दिल्ली जब 2020 में जली थी वो सीन याद आ गया। मुझे लगा कि आप वही उदाहरण देने जा रहे हैं। तब भी नहीं, वो तो चल रही थी, वो उसका उसकी उसी परंपरा की अगड़ी करी है। मैं यह कह रहा हूँ कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने आज कहने के साथ मेरे पास समय नहीं है, आप भी समय न बर्बाद करिए। इतनी मतलब ब्रिटिश उपनिवेश के दौर में जो जुल्म होता था वह जुल्म भी इनके सामने शर्मा गया। यही सुप्रीम कोर्ट है। एक चिट्ठी गई हरियाणा के किसी गांव में भट्टे मजदूर की, कि भट्टे मजदूर को बधुआ मजदूर बना के रखा गया। इनको किसी तरह का कोई भी मनुष्य लायक जीवन नहीं हम जी पा रहे हैं, हमको कोई मजदूरी नहीं मिल रही है। और उसको उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका के तौर पर उस चिट्ठी को ट्रीट किया, एक पोस्टकार्ड को। और बधुआ मुक्ति मोर्चा नामक केस दर्ज हुआ। स्वामी अग्निवेश जी उसमें आगे आए और हजारों हजार अंबु जी, हजारों हजार भट्टों में गुलाम बना के रखे गए बधुओं को, मजदूरों को मुक्त किया गया। उनको उनके मिनिमम वेजेस की व्यवस्था की गई, उनके कार्यस्थल पर उनको रहने लायक झोपड़ी बनाई गई और उनके स्वास्थ्य की और उनके लाइफ की को इंश्योर किया गया। एक पोस्टकार्ड में सुप्रीम कोर्ट ने किया है। एक चिट्ठी डीके बसु नाम के एक वकील थे जो बाद में जज हो गए। एक उन्होंने कहा कि बंगाल में इस गिरफ्तारी बिना ड्रेस के, बिना बैच के, बिना उसके परिचय के दरोगा किसी को गिरफ्तार कर लेता है, 4-4 दिन थाने में रखता है और या तो मार पीट कर पैसा मिल जाता है तो छोड़ देते हैं, नहीं तो जेल में भर देते हैं। वो चिट्ठी जो है उन्होंने डीके बसु के नाम से जनहित याचिका किया सुप्रीम कोर्ट ने। हिंदुस्तान के सारे थानों पर आप जाइएगा तो लिखा रहे, एक बड़ा सा बोर्ड मिलेगा
कि डीके बसु सुप्रीम कोर्ट द्वारा डीके बसु के केस में दिए गए 14 वो कि एक गिरफ्तार व्यक्ति को क्या क्या अधिकार मिलता है, जिसपे अब रोज अभी देखिए 30,000 रुपया जुर्माना हुआ इलीगल डिटेंशन पर। इलाहाबाद जस्टिस जैसे मनोज ने किया, जस्टिस दिवाकर ने भी किया, एक साहब को, एक महिला को 60 दिन तक आप जेल में रखे थे, उस पर जुर्माना किया। तो ये डीके बसु के एक चिट्ठी की देन थी, यह सुप्रीम कोर्ट की संवेदनशीलता थी। ये सुप्रीम कोर्ट की संवेदनशीलता थी कि हुसैन आरा नाम की एक कैदी अंडर ट्रायल, उसने एक पोस्ट कार्ड लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि हम अंडर ट्रायल लोग हैं, हमारे पर जो FIR हुआ उससे दूना सजा हम काट चुके हैं, न हमारे पास वकील है, न हमारी कोई रिहा हो रही है, हमारी 3 साल की सजा थी, हम 7 साल से जेल में। उसको सुप्रीम कोर्ट के जज ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का दर्जे दिया उस पोस्ट कार्ड को। और अंकुश जी, पूरे बिहार में कितने अंडर ट्रायल्स हैं, कितने आधी से ज्यादा अपने सजा कब काट चुके हैं, कितने पूरी से ज्यादा सजा काट चुके हैं, उसकी लिस्ट बनी। पता चला कि 22,000 लोग ऐसे अंडर ट्रायल हैं और 22,000 लोगों को जेल से छोड़ने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ये सुप्रीम कोर्ट की संवेदनशीलता थी। ये सुप्रीम कोर्ट की एक समाज के कमजोर व्यक्ति के लिए संविधान के जरिए उसको शक्तिशाली बनाने की योजना थी। 22,000 अंडर ट्रायल बिना वकील के, बिना फीस के जेल के शिक्षों से बाहर आ गए। जस्टिस सूर्यकांत को शायद यह इतिहास नहीं मालूम है कि इनके कलम में, बाबा साहब के संविधान में गरीबों को, पीड़ितों को, शोषितों को किस तरह से मदद करने की ताकत है। हमारे विद्यार्थी 22 लड़के आत्महत्या कर लिए, कायदे से तो उस आत्महत्या पर इनको स्वतः संज्ञान लेकर भारत सरकार को और स्वास्थ्य मंत्री को नोटिस देना चाहिए था कि ये 22 हमारे घर के बच्चे क्यों आत्महत्या किए। जो माँ के गोद में सर रख के सोने वाले बच्चे, अपने माँ को चिट्ठी लिख रहे हैं कि मम्मी मुझे माफ कर दो, मम्मी आई एम सॉरी। इस तरह की चिट्ठियां अखबारों में छप रही हैं। ये अपने जीवन का अंत कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट और हमारी न्यायपालिका, हमारी न्यायपालिका आंख बंद कर सोई हुई है। सर, ये वो चिट्ठियां जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये वो चिट्ठियां हैं, वो बातें लिखी हैं जिन्हें सुनकर हमारे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जो पद पर बैठे हैं, जो कुछ कर सकते हैं, हम आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो कर सकते हैं, फिर भी उन पर कोई असर नहीं है। इनके पास टाइम है भाजपा नेताओं के यहाँ जाके हलवा पूड़ी खाने का, उनके साथ फोटो खिंचाने का, यहाँ वहां घूमने का, बैडमिंटन खेलने का, लेकिन देश के लिए टाइम नहीं है। संविधान निर्माताओं ने जब भारत की न्यायपालिका को एक अलग से एक चैप्टर दिया संविधान के अंदर, उसमें वो ताकत भी दिया है, उनको सुरक्षा दिया। एक सुप्रीम कोर्ट के जज को आप निकाल नहीं सकते, एक हाई कोर्ट के जज को भी आप निकाल नहीं सकते। आप देखें कि निकाले जाने वाला मसला इम्पीचमेंट पर क्या असर हुआ। जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा उनको भी नहीं निकाल सकते हैं, इतनी इनको सुरक्षा है। इनका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। इनको 20-25 स्टाफ मिलता है, गाड़ी मिलता है, माली मिलता है, खानसामा मिलता है, सुरक्षा मिलती, बड़े बंगले मिलते हैं रहने को। और इनको केवल भारत के संविधान के हिसाब से भारत के आम आदमी को न्याय दिलाना है। ये न्याय दिलाने की बजाय ये मंत्रियों के साथ, चीफ मिनिस्टर, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के साथ फैमिली डिनर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब कर रहे हैं। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री के साथ एक ही कोर्ट में बैडमिंटन खेले भारत में, लंदन वाले। तो आप बता रहे हैं, तो इनसे कैसे उम्मीद की जाए कि कानून मंत्री और शिक्षा मंत्री के माथे पर शिकन हो, ऐसा कोई आदेश करेगी। इनको तो पता ही है कि पायलट्स गन जो चल रहे हैं, निर्दोषों को जो मारा जा रहा है जनपद से लेकर और वहां जंतर मंतर तक बिछा दिया है लाठियों से मार के। ये गृह मंत्री जी के इच्छा पर आदेश हो रहा है, ये माननीय प्रधानमंत्री के इच्छा के ऊपर हो रहा है। तो माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री के इच्छा के खिलाफ कैसे न्यायपालिका चली जाएगी। तो सर, सवाल तो यही है कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को, हाई कोर्ट के जजों को बहुत सारी इम्यूनिटी मिली हुई है, कोई कुछ नहीं कर सकता इनका, फिर डर किस बात की है? कौन सी नस दबी हुई है इनकी? डर नहीं है, इनको केवल लाभ लेना है। इनको अपने बाल बच्चों का भविष्य सुधारना है, इनको अपने नाते रिश्तेदारों को जज बनवाना है। इनको अगर जज है तो चीफ जस्टिस बनना, चीफ जस्टिस है तो सुप्रीम कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट गए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है। ये संतति और संपत्ति, तो प्रलोभनों में ये लोग इस तरह के कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 40-50 परिवार है हिंदुस्तान में,
करीब करीब 70% न्यायपालिका उसी परिवार और उनके रिश्तेदारों से होके आती। आप जरा सूची बना के देख लीजिए, खानदानी जजों की कितनी भारी संख्या है, और एक तरह का लॉ भी बना के हमारे लड़के को आप रिकमेंड करिए, आपके लड़के को हम। कॉलेजियम सिस्टम को इस तरह से पतित कर दिया है। कॉलेजियम सिस्टम की इतनी तारीफ हुई थी कि ये टैलेंट सर्च करेगा, ये न्यूट्रल रहेगा, ये सोशल जस्टिस के काम करेगा। और सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जज सिर्फ जस्टिस कुरैशी को इसलिए नहीं ले रहा है कि वो मुसलमान है और सत्ता के किसी व्यक्ति के खिलाफ उसने ऑर्डर पारित किया। सुप्रीम कोर्ट का कोई व्यक्ति जो है दिल्ली हाई कोर्ट के सेलिब्रेटेड जज को सुप्रीम कोर्ट में इसलिए नहीं लिया कि उसने दिल्ली दंगे में भाजपा के ही नेताओं को कहा कि ये असली आरोपी हैं। अतुल श्रीधरन ने, जो हमारी बहादुर साथी थी, जस्टिस जो सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, जो ऑपरेशन सिंदूर में देश के सेना के पराक्रम का ब्यौरा देती थी, उसको एक मंत्री ने, मध्य प्रदेश के मंत्री ने कहा कि आतंकी की बहाने हम इससे भी देश के बारे में बुलवा लेते हैं। जस्टिस श्रीधरन ने कहा इसके खिलाफ एफआईआर करो। एक सत्ताधारी दल का नेता एक आदिवासी के सर पर खड़ा होकर पेशाब कर रहा था। उन्होंने दरोगा से कहा कि आप इनको अरेस्ट करिए, इसके पहले उचित धाराओं में अपराध पंजीकृत करिए और मुझे आकर बताइए। सिर्फ इतना ही अपराध था। उन्होंने, एक मंत्री ने, एक हमारे आर्मी के, हमारे जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की पायलट थी, वो हेलीकॉप्टर जिसमें मशीन गन फिट होता है, उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली सोफिया कुरैशी थी। और उन्होंने सेना के सम्मान में वो खड़े हो गए। जिस देश का रक्षा मंत्री शहीदों का नाम छिपा रहा है, जिस देश का रक्षा मंत्री झूठ बोल रहा है, हमारे शहीद जो हमारे देश के सीमा और सरहद की रक्षा के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, उनका गर्व से नाम लेने में शर्माता है। जो जाकर फ्रांस में जो है नींबू और मिर्चा जहाज में बांधकर एक आडंबर और पाखंड का प्रदर्शन करता है, उस देश में अगर इस देश का मंत्री सेना के आतंकी की बहन कर रहा है और एक हमारा ईमानदार जज उस पर एक्शन ले रहा, तो उसको इलाहाबाद भेज दिया आपने। और इलाहाबाद में जब उन्होंने जजमेंट दिया, घर में नमाज किसी का हो रहा था, उसकी समझ से कि पुलिस पकड़ ले गई कि साहब घर में क्यों नमाज पढ़ रहे हो। जज साहब ने पूछा कि घर में नमाज पढ़ने से किस कानून का उल्लंघन हो रहा है और वहां किस परमिशन की जरूरत है। उनका जुरिडिक्शन ही बदल दिया। हर स्तर पे जुडिशरी का आप संभल में देखा आपने कि वो जो जज साहब थे जिन्होंने उस सीईओ को कहा इसके खिलाफ एफआईआर करो, इसने ये फायरिंग का 302 का इसने फायरिंग करवाया, और इसके लोगों को रातों रात उनका ट्रांसफर हो गया। रातों रात वो चले गए। एक तरह से मैं तो कहूँ कि डिमोशन ही हुआ। सीजीएम को आपने, सीजीएम एक इम्पोर्टेंट पोस्ट होता है। ऐसे ही एक जज साहब थे वहां पर राजस्थान में, उन्होंने 1400 रुपए रिकवरी का आदेश दिया था अडानी पर। दोपहर को आदेश दिया, शाम को उनको 300 किलोमीटर दूर राजस्थान के सुदूर जिले में भेज दिया गया। ये तो एक ऐसा प्रेसिडेंट कायम किया माननीय सीजीआई ने। और इन लोगों के बारे में सुप्रीम कोर्ट बार के जो पुराने अध्यक्ष थे दवे साहब ने कहा कि ये लोग बाकी तो बहुत अच्छा बोलते हैं कि आपको बच्चे जब मुंह खोलो तुम भी मीठी बोली बोलो टाइप के गीत इनको बहुत याद है कि ये इन्वायरमेंट की बात करेंगे, जेंडर जस्टिस की बात करेंगे, ये चाइल्ड हेल्थ की बात करेंगे, मान ले न्यूट्रिशन की बात। लेकिन जब सरकार से सीधा टकराव होगा, जब रोजगार के सवाल पर संसद के सामने लड़कों के सीनों पर बैलेट गन लगेगा, जब वो कहेगा शिक्षा मंत्री की इस्तीफा दिए बगैर दिल्ली से हम नहीं लौटने वाले हैं, तब ये सत्ता के साथ खड़े हो जाते हैं। हेड ऑन कोलिजन जिसको कहा जाता है। जब सत्ता और जनता की मुठभेड़ होती है, तब ये जनता का साथ छोड़ देती है हमारी जुडिशरी। और हर बार यही हो रहा है। हर बार ये वो जज गए जो एक कलम से 22,000 को रिहा कर। मान लिया जाए, एक चर्चा होती है कि साल 2018 में ही सरकार ने इनका कोई डोजियर वगैरह तैयार करवाया था। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको दिखा के इनको कथित रूप से ब्लैकमेल किया जाता है। ये जुडिशरी के लोग ही कहते हैं, बताते हैं, चर्चा में है, ऐसे आरोप लगते हैं। और वही दिखा के कथित रूप से सरकार इनसे सब करवा लेती है और सरकारी लोगों से भी ज्यादा ये झुके हुए नजर आ रहे हैं। मगर सवाल तो ये है कि क्या देश की रत्ती भर भी चिंता नहीं है, देश की जनता की रत्ती भर भी चिंता नहीं है? खुद कुछ नहीं कर सकते थे तो किसी और बेंच को ट्रांसफर कर सकते थे। उसी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागरता भी है, जस्टिस सुजल भुइयां भी है, पारदीवाला साहब भी हैं, तमाम लोग हैं, तमाम और बेंच हैं जो शायद कुछ सुनवाई कर सकती थी, कुछ फैसला कर सकती थी।
लेकिन इन्होंने वो भी नहीं किया। ऐसी बातें बोल रहे हैं। पहले तो शुरुआत ही इन्हीं की वजह से हुई, कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया। इसके बाद जब इनके यहाँ पर्यावरण भी जाते हैं तो कहते हैं आप विकास विरोधी हैं, आरटीआई एक्टिविस्टों को उल्टा-सीधा बोलते हैं। तो ये जो भाषा गिरी है, इस पर क्या कहेंगे? और खुद कुछ नहीं कर सकते थे तो दूसरे बेंच को भेज देते, ये भी तो ऑप्शन था। देखिए, एक एक क्लाइंट इन पर्सन अपीयर कर रहा था एक बेंच के सामने, और उसने कुछ बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल किया जिसकी आलोचना पूरे देश में हुई। हम लोगों ने किया, इस तरह की गाली देने का कोई वो नहीं। लेकिन आप ये बताइए कि उस गाली के बराबर ये गाली नहीं है कि इस देश में जो 7 करोड़ बेरोजगार हैं, जिनकी जो 152 नोट किया जाए 152 बार जिनके पेपर लीक हो रहे हैं, उनको आप काकरोचों की जमात कर रहे हो। ये एक माँ की गाली जैसा नहीं है। एक बेरोजगार लड़का मध्यवर्गीय परिवार और निम्न वर्गीय परिवार का, जो कोचिंग का कहाँ से उसके माँ बाप पैसा देते हैं, कमरे में रहने किराए की कैसे बंदोबस्त करते हैं, कई कई साल तक उसका खर्चा कैसे वहन करते हैं। कोटा में उन्हीं परिवार के 52 लड़कों ने आत्महत्या किया, 22 लड़के अभी आत्महत्या किए, उनको आप काकरोच बोल रहे हो। अब तो ये माँ की गाली आप नहीं दे रहे। पूरा 1.5 करोड़ पेड़ों की सूची है निकोबार में जिनको काटा जाना है। पूरा का पूरा दंतेवाड़ा में आपने जो है माओवादियों के नाम पर आदिवासियों को मार डाला और पूरा खनिज संपदा को आपने कारपोरेट को सौंप दिया। हंसदेव का पूरा जंगली साफ करने की योजना है। और एक व्यक्ति जो पर्यावरण की रक्षा करना चाहता है, जो इस तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को के बारे में कहता है कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में एक संतुलन बैठाइए, उनका हमारे माननीय चीफ जस्टिस साहब मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं साहब ये डेवलपमेंट नहीं होने दे रहे हैं, ये पेड़ बचाने पर चिड़िया बचा रहे हैं, पक्षी बचा रहे हैं, फूल बचा रहे हैं। यही व्यक्ति है जिसने कहा, यही माननीय न्यायमूर्ति है जिन्होंने कहा था कि ट्रेड यूनियन ने इस देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बर्बाद किया। आप सोचिए कि जिस ट्रेड यूनियन को, जिस लेबर फोर्स को, लेबर लॉ के जरिए वर्कमैन की जिस ताकत को मजबूत करने में जो नारकी जीवन जीते थे इस देश के श्रमिक लोग, उसको सम्मानजनक जीवन, सम्मानजनक वेतन, सम्मानजनक अधिकार देने में जस्टिस भगवती हो, जस्टिस कृष्णा अय्यर हो, और जस्टिस चिरप्पा रेड्डी हो, जस्टिस पीबी सावंत हो, उन्होंने कितने स्याही सुखा दिया, कितने बड़े बड़े जजमेंट दिया, तब जाकर मजदूरों को उनका वाजिब अधिकार मिला। और आप कहते हो कि ये मजदूर और ये मजदूरों की का हड़ताल है, मजदूरों की राजनीति या ट्रेड यूनियन ने इस देश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को तहस नहस कर दिया। क्या आप जुडिशरी अडानी और अंबानी का चाकर बन गई है? क्या मजदूर जो है आत्महत्या करने, अडानी अंबानी, एक तो आपने पूरी इंडस्ट्री ऑटोमेशन हो गई, मैन पावर की जरूरत कम कर दिया आपने। नारकी स्थितियों में 14 साल तक, आज भी 14 साल, पिछले 14 साल से गाजी पूरे नोएडा के में हजारों कारखाने हैं और कहीं मिनिमम वेजेस का रिवीजन नहीं हुआ। और जब आंदोलन हुआ तो कह रहे हैं ये नक्सलाइट है, ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी। आज भी 2-2 लोगों पर एनएसए लगा हुआ है, 100 से ज्यादा लोग जेलों में हैं। आज भी वहां पर पूरा आतंक का माहौल। आप कहते हो कि ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। ये जुडिशरी देखिए, 4 जजों की जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बहुत अच्छे जज थे वहां, उसमें गोगोई साहब भी गलती से चले गए थे। उसी समय यह सवाल उठा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो रोटेशन के नाम पर, जो मास्टर ऑफ रोटेशन है, उसमें बड़ी जाति कर रहे हैं, बड़ा पक्षपात कर रहे हैं। ये सिब्बल साहब तो डायरेक्ट कह रहे थे। जस्टिस बेला त्रिवेदी आई थी गुजरात से और तमाम मामलों में बेल नहीं देती थी, और चंद्रचूड़ साहब जब उमर खालिद का पड़ता था तो बेला त्रिवेदी के यहाँ भेज देते थे। अंत में उनको बेल वापस लेना पड़ा कि मैं ऑनरेबल लॉर्डशिप, हम बेल वापस, अब अपना मुकदमा ही वापस ले रहे हैं, हम नीचे की अदालत में ट्राई करेंगे। उनके रिटायरमेंट के बाद वो बता रहे थे कि हम बता सकते हैं कि जस्टिस बेला त्रिवेदी किसमें क्या देंगे, किसमें नहीं देंगी। तो इस तरह से अगर जज ये तय कर लेगा कि कोई मोदी जी और शाह साहब का विरोधी व्यक्ति है, उमर खालिद है, तरजील इमाम है, तो इसको बेल नहीं मिलेगी, तो जुडिशरी इसका मतलब रसातल में जा रही है।
वो न्याय नहीं पिछले कर रही है। पिछले दिनों सर आपके संगठन ने एक पत्र लिखा था चीफ जस्टिस को, उस पत्र में मूल बात क्या थी और क्या उम्मीद, किस उम्मीद से आपने पत्र लिख दिया? आपको तो सारा पूरी कहानी पता है, इनकी पूरी हिस्ट्री पता है, ये भी पता है क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए, पत्र को याचिका के तौर पे लेने का बड़ा जबरदस्त इतिहास रहा। सुप्रीम कोर्ट ने एक जब पीआईएल डेवलप किया, पीआईएल संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ। जनहित याचिका का जो जूरिस्प्रूडेंस है वो जज मेड है। कोर्ट को लगा कि ये इस गरीब देश में, तीसरी दुनिया का विकासशील देश है, यहाँ गरीब लोगों के पास एक तो चेतना नहीं है कि उनका हमारे अधिकार संविधान में फंडामेंटल राइट है और हमको कोर्ट से मिलेगा। दूसरे, लीगल एड सिस्टम भारत में नहीं है कि उनको कोई मुफ्त कानूनी सलाह दे, अच्छे वकील मिले। और तीसरा है कि उनका मुकदमा लड़ने के लिए कोई पैरोकार नहीं उनका। तो ये जनहित याचिका का डेवलपमेंट इसीलिए हुआ ताकि जो लोग, जो पूरा जिनकी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनकी आवाज न्यायपालिका की चौखट तक कैसे उनके अधिकार और उनकी आवाज पहुंचे। हमने चिट्ठी इसीलिए हमारे हमारे जो राजवेंद्र जी हैं, राजवेंद्र सिंह संयोजक और सईद अहमद सिद्दीकी, इन लोगों की पहलकदमी से ये चिट्ठी गई थी कि आप इसमें हस्तक्षेप करिए। और जो पूरा का पूरा वातावरण बन गया पूरे देश में पेपर लीक के नाम पर, इसके नाम पर, उसमें आप सुप्रीम कोर्ट को के लिए एक आवश्यक है कि वो उसमें कोई हस्तक्षेप करे ताकि कोई समाधान हो सके। अगर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया होता और सरकार को जवाबदेह बनाया होता तो आज स्थितियां ये न होती। आज पार्लियामेंट से मोदी जी को भागना ना पड़ता। आज 50 कमांडो काली ड्रेस में 20 तारीख को जो भागे जा रहे थे कि दरवाजा बंद करने के लिए संसद में, इस संसदीय लोकतंत्र में भी कंगना रावत कह रही थी कि घंटों तो हम लोग कैद थे सुप्रीम कोर्ट में उस दिन, उस लोकसभा के अंदर हम कहीं जा नहीं सकते थे। तो ये पूरा का पूरा लड़कों ने जिस बहादुरी का परिचय दिया है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर दी होती तो ये नौबत ना आती, कोई समाधान होता। आप पेपर लीक के बारे में सुप्रीम कोर्ट का कोई पॉजिटिव हस्तक्षेप होता। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी वाजिब चिट्ठियां भी जो हाई कोर्ट के अच्छे वकीलों से, जनहित का काम करने वाले वकीलों द्वारा लिखी जा रही है, उसको आप कूड़े के ढेर में आप फेंक दे रहे हैं। जावेद मोहम्मद को जब एनएसए लगा, उनका घर गिराया गया, उनकी बीवी और लड़की को यहाँ थाने में अनावश्यक बंद किया। हम लोगों ने लेटर पिटीशन ड्राफ्ट करके तुरंत भेजा, कोई सुनवाई नहीं हो, कोई सुनवाई नहीं। इलीगल डिटेंशन है, महिला है, उसका घर गिरा दिया गया, उसके पति को रास्ता लगा दिया गया, जो एक ईमानदार सामाजिक कार्यकर्ता था। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई किसकी हो रही है? आधी रात को किसकी सुनवाई हो रही है? कौन इतना सुरक्षित है? क्यों प्रशांत भूषण को कहना पड़ता है कि सिर्फ 6 जजमेंट में, जस्टिस कौन मिश्रा या गुप्ता जी कौन जो थे, उन्होंने अडानी को 40,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया। या प्रशांत भूषण जी अडानिया कहते हैं, आपकी हैसियत नहीं है कि आप उनसे कि इसको प्रमाणित करिए। उन्होंने तो मुझसे बाकायदा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा था कि एक बार अडानी उनसे मिलने आए थे और जाते जाते कह गए कि मोदी से कोई काम होगा तो बताइएगा। यानी मेरे लायक सेवा जी, ऐसा लगता है कि उनकी जेब में है मोदी जी। बिल्कुल उनके जेब में है। मोदी जी उनके लिए विदेश यात्राएं करते हैं, नहीं तो ऐसे मुल्कों में जाने क्या जरूरत है सेशल्स, जहाँ कुल आबादी जो 5 लाख है, जिसने एआई से पुरस्कार बना के दिया उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। ऐसे मुल्कों में क्यों जाते हैं जहाँ देश भर सारी दुनिया का काला धन जाता है, जहाँ शेल कंपनियों के दफ्तर खुले हुए हैं, जहाँ भारत के भगोड़े बैंक का पैसा लूट कर जाने वालों ने अपने आलिशान आशियाने बनाए हुए, ऐसे मुल्कों पे आप क्यों जाते हैं? आप इतना ही शौक है तो आप पाकिस्तान चले गए होते, बांग्लादेश चले गए होते, नेपाल भी चले जाते। वहाँ इतना बड़ा हमारा शंकर जी का मंदिर है, पूजा कराते वहां पर। तो सर लेकिन आपने इतनी इनका सब कुछ जानने के बाद भी आपने उनसे उम्मीद लगाया कि हो सकता है बच्चों के मामले पे ये स्वतः संज्ञान ले लें, कुछ सोचें, लेकिन आज तो उन्होंने कई गुना उल्टा काम कर दिया। कह रहे हैं कि समय बर्बाद मत करो। अब अभी थोड़ी देर पहले सर मैं देश के जाने माने कार्यकर्ता एडवोकेट अरुण अग्रवाल जी से बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि जी 2 टूक उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा दे दीजिए, आप नहीं करेंगे कोई और करेगा, आपके पास समय नहीं कोई और करेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आपके पास समय नहीं है देश के बच्चों के लिए, करोड़ों युवाओं के लिए, करोड़ों परिवारों के लिए, तो
जी, क्या कहना चाहते हैं आप? उर्दू का एक शेर है जिसमें कि शायर कहता है कि भाई आप बादशाह हैं, आप कुर्सी पे बैठे हैं और आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कुर्सी से उतर क्यों नहीं जा रहे, उतर क्यों नहीं जाते? तो आपको संवैधानिक संकल्पों का ज्ञान होते हुए भी उसको पालन करने में इतनी हिचकिचाहट है। आप आप जो है सत्ता मुखी जज के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जस्टिस गोगोई को समाज में किस तरह से दृष्टि से देखा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि इलाहाबाद की एक हाई कोर्ट के जज को एक ही जजमेंट के कारण याद किया जाता जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा को। जस्टिस एचआर खन्ना को एक जजमेंट के लिए याद किया जाता है एडीएम जबलपुर, जिसके बारे में लॉर्ड हेडिंग ने कहा कि भारत में इनकी मूर्तियां बननी चाहिए। इनकी न्यायपालिका के सामने इनकी इनकी मूर्ति लगनी चाहिए। आपकी मूर्ति कहाँ लगेगी जरा से ये सोच लीजिए। आपका फोटो लगेगा तो कभी माला पहनाया जाएगा कि नहीं उस पर? आपके जन्म और मृत्यु दिवस का मनाया, आपको याद कैसे हम करेंगे? संविधान को मानने वाले हम अधिवक्ता और और समाज के लिए लड़ने वाले हम लोग अधिवक्ता आपको किस रूप में याद करेंगे कि जब पूरे का पूरा दिल्ली की सड़कें लहूलुहान थी, जब लाठियां जो हैं खून चाट रही थी नौजवानों का, तो एक फरियाद लेके एक वकील आपके पास गया, आपने कहा कि मेरा वक्त मत खराब करिए, नीरो को अभी बांसुरी बजाने दीजिए। आप फ्लूट प्लेयर हो गए। आपको खून से सने कपड़े नहीं दिखाए, आपको नहीं दिखाई दिया कि लड़कियों के कपड़े पुरुष सिपाही फाड़ रहे हैं। आपके घर में टेलीविजन नहीं है जिसमें आप देख रहे हैं कि सफेद पोश गुंडे लोगों को मार रहे हैं। आप नहीं देख रहे हैं कि नेहा 23वें दिन भूख और प्यास से तड़प कर अपने संकल्पों के साथ बैठी है, मनीष बैठे हैं और साथी बैठे हैं, जीवन मृत्यु का संघर्ष कर रहे हैं। आपको नहीं मालूम कि हालात खराब होने के कारण सोनम वांगचू अस्पताल में भी अनशन तोड़ने को तैयार नहीं है। किसके लिए आप बन रहे? मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे सीनियर श्री रवि किरण जैन हम थे, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज हो गए धुलिया साहब थे, जस्टिस अमरशरण साहब जो हाई कोर्ट के जज हो गए, और टिहरी बांध के सवाल पर बहुगुणा जी अनशन कर रहे थे। सुंदर लाल जी बहुगुणा अनशन कर रहे थे, उनका जीवन खतरे में पड़ा। पिटीशन लेकर जैन साहब खड़े हुए, धुलिया साहब थे, अमरशरण थे, हम थे, और जस्टिस गिरधर मालवीय जो मदन मोहन मालवीय जी के ग्रैंडसन थे, उन्होंने कहा कि तुरंत और तुरंत, तब तक उत्तराखंड नहीं बना था, टिहरी में वो बैठे हुए थे झोपड़ी में, हम लोग वहां गए थे, कहा कि हेलीकॉप्टर से इनको लाया जाए, हेलीकॉप्टर से इलाहाबाद लाया जाए, मैं कोर्ट में इनका बयान दर्ज करूंगा। जस्टिस सुंदरलाल बहुगुणा हेलीकॉप्टर से लाए गए। ये होता है जज का तेवर, और सरकार की कैसे घिघी बच जाती है एक जज के तेवर से। लाए गए, उनका बयान सम्मान के साथ उनको कोर्ट लाया गया, उनका बयान दर्ज हुआ और कोर्ट से ही उनके रिहाई का आदेश हुआ, उनकी गिरफ्तारी की स्थिति में रख दिया। कोर्ट ने ही उनको रिक्वेस्ट किया, सरकार से कमेटी बनी, वार्ता की बनी। ये कोर्ट का मानवीय पक्ष होता है। श्री रवि किरण जैन इस दुनिया में नहीं है, जस्टिस गिरधर मालवीय नहीं है, बहुगुणा जी भी नहीं है, लेकिन वो दास्तान अभी जिंदा और कई पीढ़ियों को बताएगी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के पास कितनी ताकत होती है, और किस तरह से चीफ हाई कोर्ट के जस्टिस यतेंद्र सिंह और एक और जज ने आधी रात को हमारे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बैठे, आपका उन्होंने कहा तुम चीफ मिनिस्टर नहीं हो, जगदम्बिका पाल वाला, अगर आपको याद हो। वो ब्यूरोक्रेट्स उनको ऑर्डर दिखा रहे थे, कह रहे थे नहीं मैं हूँ चीफ मिनिस्टर, कह नहीं, अब हाई कोर्ट के जज ने कह दिया कि आप नहीं, आप उठिए, उतारिए, उनको जबरन कुर्सी से उतारा गया। ये हाई कोर्ट की ताकत होती है कि वो गलत ढंग से चुने हुए चीफ मिनिस्टर को अपनी कुर्सी से उतार देती है, और जो सही चीफ मिनिस्टर उस समय का है उसको बैठने की इजाजत देती है। ये सर, ये जो आपने उदाहरण दिया, सर आप कल्पना कर सकते हैं कि हाई कोर्ट के एक जज ने, उनके एक आदेश से इस देश के प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। ये हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस को ऑफ इंडिया को नहीं मालूम है। दांत दिपोड़ते हैं लोग। हमारा समय बर्बाद न करिए, अपना भी समय बर्बाद न करिए। वीडियो देखने का समय नहीं, लेकिन टीवी तो देखा ही होगा, अखबार तो पढ़ा ही होगा। इससे बड़ा जुल्म कोई होगा?
मैं नहीं कह रहा हूँ, चलिए मैं तो इस आंदोलन में जुलूस में चलने वाला हो सकता हूँ, धरना देने वाला, लेकिन तमाम देश का बुद्धिजीवी, तमाम देश के सेलिब्रिटी नासिरुद्दीन शाह क्या कह रहे हैं, शबाना आजमी क्या कह रही हैं, हर्षमंदर क्या कह रहे हैं, मनोज झा क्या कह रहे हैं, राजा राम सिंह क्या कह रहे हैं, और हमारी अंजलि भारद्वाज क्या कह रही हैं। इनका ये सागर समाज के इस तरह से न्यूट्रल लोग, निरपेक्ष लोग, जो आम आदमी के हक और हुकूक के प्रति संवेदनशील है, उनकी तो बात सुनिए। प्रशांत भूषण जी वहां खड़े थे, योगेंद्र यादव जी क्या कह रहे हैं, कुछ तो सुनाई पड़ेगा या आप एकदम बहरे हो गए। न्यायपालिका अगर अंधी बहरी हो गई है तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं न्यायपालिका के सामने ये बताना चाहता हूं कि न्यायपालिका के आज भी सारे अधिकार सुरक्षित हैं। जो मैंने उदाहरण कुछ दिया, हजारों उदाहरण दे सकते हैं। उस पक्ष को, जो जो शुक्ल पक्ष है न्यायपालिका का, उसकी तरफ देखना चाहिए। हम एक ईमानदार, निर्भीक, निडर और निरपेक्ष, निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए इस देश में सपना देखते हैं। हम सरकार का मुखी, सत्ता मुखी, डरा हुआ, कायर न्यायपालिका को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा पूरा शरीर लहूलुहान हो जाए, हमारे पूरे शरीर में छर्रे के दाग आ जाए और हम न्यायपालिका कहे कि हमारे पास समय नहीं है, हमारा टाइम, डोंट वेस्ट माय टाइम, डोंट किल माय मेरा टाइम। समय बर्बाद मत करिए। तो कुल मिलाकर आपने जो उदाहरण दिए सर कि एक वक्त में हाईकोर्ट के जज के फैसले की वजह से प्रधानमंत्री को पद छोड़ना पड़ा, एक मुख्यमंत्री को पद छोड़ना पड़ा और आज न्यायपालिका में गिरावट इस कदर हो गई है कि न्यायपालिका के जो मुखिया हैं, सबसे बड़ी अदालत के सबसे सीनियर जज कहते हैं कि देश के युवाओं के मामले पर मेरा समय बर्बाद मत करो। इससे ज़्यादा गिरावट भारतीय न्यायपालिका क्या दुनिया की किसी भी संवैधानिक संस्थान में शायद नहीं आ सकती। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने तमाम मुद्दों पर बेहद ही सलीके से और कायदे से हमारे दर्शकों को बहुत कुछ न्यायपालिका के प्रति हम लोग के दिल में गहरा आदर का भाव, सम्मान का भाव है। कम से कम इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो एक भी ऐसा जज नहीं है जिस पे किसी भी तरह के इस तरह के सवाल उठते हों। ये लोग चलते हैं कॉरिडोर में तो वकील रुक जाता है इनके सम्मान में। इनको माई लॉर्ड कहा जाता है, ये ईश्वर के समतुल्य इनको रखता है बार। इसलिए इनको सोचना चाहिए कि ये मनुष्य हैं, लेकिन इनको देवता का स्थान मिला हुआ है और उस आसन और उस स्थान को किसी भी तरह से इन्हें कलंकित नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सर, हम सभी इसका सम्मान करते हैं, तभी उसकी चिंता करते हैं, तभी बोलते हैं। ये हमारी व्यवस्था है, हमारी संस्था है और अपने भविष्य के लिए हम बचाना चाहते हैं। सर 2 लाइन मैं आपसे और कहूँगा कि कृपया ये बताएँ कि देश के वकीलों से आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे? देश का वकील अभी भी देश और समाज के बृहत्तर हितों के प्रति बहुत चिंतनशील है। हमारे बार एसोसिएशन, हमारा बार काउंसिल, अधिवक्ता मंच जैसे हजारों संगठन और तमाम राजनीतिक दलों के अधिवक्ता संगठन, आपने देखा होगा कि जितना यूनिवर्सिटी के बच्चे निकले हैं, जितना कॉलेजेस से निकले, महिला संगठन निकला, हर हाई कोर्ट का लड़का भी। हम 20 तारीख को अधिवक्ता मंच ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था अम्बेडकर मूर्ति में हाई कोर्ट। तो समाज के बृहत्तर सवालों पर, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो एनआरसी का मसला हो, चाहे ये नीट परीक्षा धांधली का मसला हो, अधिवक्ता न सिर्फ उनकी लड़ाई कोर्ट के अंदर लड़ता है, बल्कि समाज में कोई लड़ाई चलती है तो उसका समर्थन भी करता है और स्वतंत्र रूप से उसमें पहलकदमी करता है। यूसीएल जैसी संस्थाएं ये काम करती हैं। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, फिर मिलते रहेंगे।